नमस्कार। चलिए आज क्लास 12 फिजिक्स के पहले चैप्टर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक समझते हैं, बहुल आवेशों के बीच बल। हम इस कॉन्सेप्ट को ऐसे देखेंगे जैसे किसी टॉपर के नोट्स पढ़ रहे हों, एकदम साफ, सरल और पॉइंट टू पॉइंट। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि कूलम के नियम से दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। पर असल दुनिया में सिचुएशन इतनी सिंपल तो होती नहीं है ना। तो जरा सोचिए, क्या होगा जब एक अकेले चार्ज के आसपास बहुत सारे दूसरे चार्जेस हों? उस एक अकेले चार्ज पर टोटल फोर्स कितना लगेगा? चलिए आज इसी पजल को सॉल्व करते हैं। तो हमारी असल प्रॉब्लम क्या है? हमें किसी एक चार्ज पर लगने वाले उस नेट फोर्स को कैलकुलेट करना है जब उस पर कई दूसरे चार्ज एक ही समय पर अपना अपना फोर्स लगा रहे हों। और इस मुश्किल सी दिखने वाली प्रॉब्लम का फिजिक्स के पास एक बहुत ही शानदार और पावरफुल सॉल्यूशन है, अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये सिद्धांत बहुत सीधी सी बात कहता है, किसी एक चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स बाकी सभी चार्जेस के द्वारा उस पर अलग अलग लगाए गए फोर्सेस का सदिश योग यानी कि वेक्टर सम होता है। बस यही एक लाइन इस पूरे टॉपिक की जान है। अच्छा, थियरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि इस आसान से लगने वाले प्रिंसिपल को हम मैथ की भाषा में यानी इक्वेशंस में कैसे लिखते हैं। ये देखिए कितना सिंपल है। टोटल फोर्स F बस F1, F2, F3 और जितने भी फोर्सेस हैं उन सब का वेक्टर एडिशन है। यहां पर जो सबसे जरूरी शब्द है वो है वेक्टर, क्योंकि फोर्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं, डायरेक्शन भी बहुत मैटर करती है। तो सवाल ये है कि ये F1, F2 वगैरह आएंगे कहां से? अरे भाई, हमारे पुराने दोस्त कूलम के नियम से। जैसा कि आप देख सकते हैं, टोटल फोर्स असल में हर एक चार्ज पेयर के लिए कूलम के नियम को लगाकर जोड़ने के बराबर है। हम बस हर पेयर के लिए फोर्स निकालते हैं और फिर उन सब को वेक्टर के रूल से जोड़ देते हैं। और ये जो F के ऊपर तीर का निशान है ना, ये सिर्फ एक सिंबल नहीं है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि फोर्स की एक डायरेक्शन होती है। अगर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं तो वो एक दूसरे के असर को कम भी कर सकते हैं या खत्म भी। इसीलिए सिर्फ वैल्यूज को नहीं, डायरेक्शंस को भी जोड़ना होता है। चलिए, थ्योरी और मैथ तो हो गया, पर यह सब असल में दिखता कैसा है? एक डायग्राम से इस पूरी पिक्चर को और भी ज्यादा क्लियर करते हैं। जरा इस डायग्राम पर नजर डालिए। मान लीजिए बीच में हमारा मेन चार्ज है Q0। अब Q1 इस पर F01 फोर्स लगा रहा है, Q2 इस पर F02 फोर्स लगा रहा है, और ऐसे ही बाकी सारे चार्जेस भी। तो Q0 पर लगने वाला असली नेट फोर्स क्या होगा? वो होगा इन सभी अलग अलग फोर्स वेक्टर्स का परिणामी वेक्टर यानी रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस पूरे डिस्कशन से वो कौन से की पॉइंट्स हैं जो हमें एग्जाम्स के लिए हमेशा याद रखने हैं? ये हैं वो सबसे जरूरी बातें। पहला, टोटल फोर्स हमेशा एक सदिश योग होता है, स्केलर योग नहीं। दूसरा, हर एक इंडिविजुअल फोर्स कूलम्ब के नियम को ही फॉलो करता है। तीसरा, फोर्स की फाइनल डायरेक्शन वेक्टर मेथड से ही तय होती है। और चौथा पॉइंट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, ये प्रिंसिपल सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स पर ही नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण बल पर भी हूबहू लागू होता है। चलो अब थ्योरी को एक्शन में लाते हैं। एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा एग्जाम में आ सकता है। इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक सेट तरीका है। स्टेप 1, सबसे पहले तो जो भी वैल्यूज दी गई हैं उन्हें आराम से लिस्ट कर लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। स्टेप 2, अब एक चार्ज को पकड़ो, मान लो Q1, और उसकी वजह से लगने वाला फोर्स F1 निकालो। इस समय बाकियों को भूल जाओ। स्टेप 3, अब यही प्रोसेस दूसरे चार्ज Q2 के लिए करो और F2 निकालो। और आखिरी स्टेप, इन दोनों फोर्सेस F1 और F2 का वेक्टर सम कर दो। बस आपको अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। और अब जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए। हमने ये तो जान लिया कि अध्यारोपण का सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण पर भी लागू होता है। तो जरा सोचिए, अगर हमारे सौरमंडल में कहीं से एक नया तारा आ जाए तो पृथ्वी जैसे किसी ग्रह के रास्ते पर क्या असर पड़ेगा? ये हमें दिखाता है कि फिजिक्स के नियम कितने यूनिवर्सल हैं। छोटे से चार्ज से लेकर विशाल ग्रहों तक सब एक ही नियम से बंधे हैं।